अक्टूबर 2017 मलेशिया में एक औरत बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। अब पता नहीं चला कि वो एक सुसाइड था या फिर एक एक्सीडेंट था। खैर बाद में उस औरत को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। पुलिस काफ़ी कोशिश करती है कि पता चल सके वो औरत कौन है, उसकी शिनाख्त हो सके, लेकिन पुलिस कामयाब नहीं होती है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उस औरत की पहचान सामने नहीं आती है। आखिरकार उस बॉडी को मोर्चरी में रख दिया जाता है और तकरीबन 4 महीने तक वो लाश मोर्चरी के अंदर पड़ी रहती है। 4 महीने बाद पुलिस को एक खबर मिलती है कि उस औरत का ताल्लुक केरला से है, इंडिया में केरला से है। पुलिस भी हरकत में आती है और केरला पुलिस से कांटेक्ट करती है। केरला पुलिस पूरे केरला के लोकल न्यूज़पेपर्स में एक ऐड छपवा देती है उस फोटो के साथ और लिखाया जाता है कि इस महिला को कोई जानता है क्या, संपर्क करें वगैरह वगैरह। अब जब वो ऐड केरला के लोग देखते हैं, जब वो अखबार का ऐड केरला के लोगों के सामने आता है, तब वहाँ के लोगों को डॉक्टर ओमाना की याद आती है। डॉक्टर ओमाना कौन? डॉक्टर ओमाना केरला की मोस्ट वांटेड वुमेन, जो क्रिमिनल्स की एक लिस्ट होती है जिनमें वुमेन्स की एक स्पेशली क्रिमिनल्स की लिस्ट होती है, उसमें ओमाना का नाम सबसे ऊपर था। डॉक्टर ओमाना के ऊपर एक कत्ल का चार्ज था और कत्ल भी उन्होंने बहुत ही ब्रूटल तरीके से किया था। 1996 में ये कत्ल किया था डॉक्टर ओमाना ने और उस वक्त पूरे देश में डॉक्टर ओमाना की चर्चा हुई थी इस ब्रूटल किलिंग के मामले में। लेकिन उसके बाद से डॉक्टर ओमाना फरार है, पता नहीं कि वो कहाँ पर है। भारत ने भी जो इंटरपोल को लिस्ट दी हुई होती है मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की, उसमें वुमेन्स के नाम पर डॉक्टर ओमाना का नाम आज भी सबसे ऊपर है। तो अब जब लोगों ने उस एड के अंदर डॉक्टर ओमाना की तस्वीर को देखा तो सभी हैरान हो गए। केरला की पुलिस भी हरकत में आती है और मलेशिया की पुलिस से कांटेक्ट करती है कि जो औरत आपने मोर्चरी में रखी हुई है, जिस औरत की लाश आपने रखी हुई है, उसकी हमें थोड़ी और जानकारी दीजिए। पुलिस कंफर्म करना चाहती थी कि क्या वो डॉक्टर ओमाना ही है। लेकिन इसी दौरान एक औरत केरला से सामने आती है और वो बोलती है कि वो औरत जो जिसने छलांग लगाई थी बिल्डिंग से, वो उसकी बहन है। अब बाद में डीएनए सैंपल्स वगैरह वगैरह मैच करके देखे जाते हैं और डीएनए सैंपल्स भी मैच हो जाते हैं। वो लाश जो थी, वो औरत जो थी, वो डॉक्टर ओमाना नहीं थी, बल्कि मर्लिन रूबी नाम की एक औरत थी जो कि मलेशिया में एक स्टोर में काम करती थी। उसके कत्ल के बाद में जब उसकी शिनाख्त हो गई तब लाश को इंडिया लाया गया और केरला में उसके घर वालों को सौंप दिया गया। उन्होंने बाद में लाश राइट्स करके लाश को दफना दिया। लेकिन यहाँ से अब डॉक्टर ओमाना की कहानी 17-18 साल बाद एक बार फिर से जाग उठी थी केरला में। तो आखिरकार डॉक्टर ओमाना कौन थी और क्या थी डॉक्टर ओमाना की पूरी कहानी? डॉक्टर ओमाना केरला की रहने वाली एक बेहद ब्रिलियंट स्टूडेंट थी जो कि एक अच्छे खासे परिवार से आती थी। वो ब्रिलियंट थी, इस वजह से उसको मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन भी मिल गया और मेडिकल में उसने अपना सब्जेक्ट चूज़ किया, आई स्पेशलिस्ट बनने का उसने फैसला किया। पढ़ाई करने के बाद में वो डॉक्टर भी बन गई। डॉक्टर बनने के बाद में डॉक्टर राधे कृष्ण नाम के एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर से डॉक्टर ओमाना की शादी भी कर दी जाती है। दोनों इस शादी से बेहद खुश थे, दोनों को कोई दिक्कत नहीं थी, अरेंज मैरिज थी ये। शादी के कुछ दिनों बाद में दोनों को 2 बच्चे भी हो जाते हैं। वो अपने माँ बाप से सेपरेट एक दूसरे मकान में रह रहे थे केरला में। अब जो जिस मकान में वो रह रहे थे वो मकान थोड़ा सा पुराना हो गया था, उसके डिजाइन वगैरह थोड़े पुराने हो गए थे। तो डॉक्टर राधे कृष्णा फैसला करते हैं कि अब घर की थोड़ी रिनोवेशन कराई जाए, घर को थोड़ा नया बनाया जाए। तो इसी काम के लिए वो एक आर्किटेक्ट को पकड़ते हैं। उस आर्किटेक्ट का नाम था मुरलीधरन। मुरलीधरन राधे कृष्णा के घर आता है, वहाँ पर उनको अलग अलग डिजाइन दिखाता है, मॉडर्न डिजाइन जितने भी आजकल चल रहे हैं उनको डिजाइन पसंद आ जाते हैं। काम शुरू हो जाता है घर का रिनोवेशन का। लेकिन यहाँ से घर के काम के साथ एक दूसरी कहानी भी शुरू हो जाती है। वो कहानी थी मुरलीधरन और डॉक्टर ओमाना के प्यार की कहानी। जब मुरलीधरन वहाँ पर काम के सिलसिले में राधे कृष्णा के पास उसके घर जाया करता था, तब मुरलीधरन और डॉक्टर ओमाना की आपस में नजरें मिलती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। शुरू में तो किसी को नहीं पता चला कि डॉक्टर ओमाना और मुरलीधरन के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो पड़ोसी थे और बाकी के जो लोग थे उनको भी धीरे धीरे शक होने लग गया कि डॉक्टर ओमाना और मुरलीधरन के बीच में कुछ चल रहा है। क्योंकि मुरलीधरन को कई बार काम पूरा होने के बाद भी कई बार डॉक्टर ओमाना के घर आते हुए देखा गया। कई बार बाहर मॉल के अंदर या फिर मार्केट में डॉक्टर ओमाना और मुरलीधरन को एक साथ देखा गया। तो पड़ोसियों में और बाकी के सारे आसपास के एरिया में सबको ये बात पता थी कि डॉक्टर ओमाना और मुरलीधरन के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। धीरे धीरे ये बात डॉक्टर राधे कृष्णा तक पहुंचती है। डॉक्टर राधे कृष्णा इस बात को सुनने के बाद में चौंक उठे। उन्होंने डॉक्टर ओमाना से बात भी की, उनको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ओमाना बुरी तरीके से मुरलीधरन के प्यार में पागल थी। वो कोई भी बात डॉक्टर राधे कृष्ण की समझने को तैयार नहीं थी।
उसको केवल दिखता था मुरलीधरन। बात आगे तक बढ़ती है और बात डिवोर्स तक आ जाती है और कुछ दिनों के बाद में डॉक्टर राधेकृष्ण डॉक्टर ओमाना को तलाक दे देते हैं। तलाक के बाद में दोनों बच्चे जो थे वो डॉक्टर राधेकृष्णा के घर यानी अपने पिता के घर, अपने पिता के पास रहने लगे। दूसरी तरफ डॉक्टर ओमाना पूरी तरीके से आज़ाद हो गई। अब उसको कोई भी रोकने, कोई भी टोकने वाला नहीं है। वो जो चाहे वो कर सकती है। वो अपनी रोज़ की आम जिंदगी शुरू करती है, क्लिनिक जाती है, लोगों से बातचीत करती है, मार्केट जाती है। लेकिन अब जब लोगों को सभी को पता चल गया था कि डॉक्टर ओमाना कैसी औरत है, तब लोगों ने सबसे पहले तो उसके क्लिनिक में आना बंद कर दिया। क्लिनिक में उसके लोग आना कम हो गए। जब भी वो मार्केट में जाती, जब भी वो किसी से बात करती, तो जब लोग पहले उससे बातें किया करते थे उस अंदाज में अब उससे कोई भी बातें नहीं करता था। एक तरह से सभी की नज़रों में उसकी इज्जत गिर चुकी थी। डॉक्टर ओमाना बात करती है मुरलीधरन से कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन मुरलीधरन भी पहले से शादीशुदा था और उसके भी 2 बच्चे थे। मुरलीधरन सोचता है कि क्या करें, वो भी एक तरह से फंस गया था। उसने कभी भी शादी का नहीं सोचा था, वो एक तरीके से टाइम पास कर रहा था। तो डॉक्टर ओमाना फैसला करती है कि थोड़ा मूड भी इधर उधर थोड़ा सेट हो जाएगा, तो हम कहीं और बाहर चलते हैं केरला को छोड़कर। तो डॉक्टर ओमाना केरला को छोड़कर मलेशिया पहुंच जाती हैं। मलेशिया में अपना छोटा मोटा क्लिनिक में वो काम शुरू कर देती हैं। उनकी मलेशिया जाने के बाद भी मुरलीधरन से और अच्छी खासी बातें हुआ करती थी। डॉक्टर ओमाना और मुरलीधरन के बीच में अच्छा खासा कॉन्टेक्ट था। इसी दौरान डॉक्टर ओमाना मुरलीधरन को बोलती है कि हम दोनों एक काम करते हैं, शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद में हम दोनों मलेशिया में सेटल हो जाएंगे। यहाँ पर पति पत्नी के तौर पर हम एक साथ आराम से अपनी पूरी जिंदगी गुजारेंगे। मुरलीधरन भी मना नहीं करता है। अच्छा, यहाँ पर अब मुरलीधरन जो है वो बार बार डॉक्टर ओमाना से पैसे की डिमांड करता था। शुरू में डॉक्टर ओमाना से उसने पैसे की डिमांड की। डॉक्टर ओमाना के पास पैसे अच्छे खासे थे, तो डॉक्टर ओमाना ने मना नहीं किया और उन्होंने मुरलीधरन को पैसे दे दिए। धीरे धीरे मुरलीधरन लालच के सागर में डूबता चला गया और वो पैसों की डिमांड करता चला गया। वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा पैसों की डिमांड करने लगा। लेकिन अभी तक डॉक्टर ओमाना को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। डॉक्टर ओमाना वापस इंडिया आती हैं। इंडिया में अपने वो एक जानकार की मदद से अपना नाम चेंज करवाती हैं। वो मलेशिया में मुस्लिम पति पत्नी बनकर रहने वाले थे, तो डॉक्टर ने अपना नाम बदलकर अमीना बिंदे रख लिया। दूसरी तरफ उसी जानकार की मदद से मुरलीधरन का भी नाम बदलवा कर एक मुस्लिम नाम उन्होंने रख दिया। दोनों उसी फर्जी नाम से अपने सारे कागजात तैयार करते हैं, पासपोर्ट तैयार करते हैं और उसी फर्जी नाम के साथ दोनों पहुंच जाते हैं मलेशिया। मलेशिया में एक पति पत्नी के तौर पर वो दोनों रहने लगते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। अब मुरलीधरन की पूरी नज़रें थी डॉक्टर ओमाना के पैसों पर। उसका पहला मकसद था कि डॉक्टर ओमाना के पास जितने भी पैसे हैं वो सारे पैसे मुझको किसी न किसी तरीके से लेने हैं, वो पैसे सारे मुझे चाहिए। तो अब वो बार बार डॉक्टर ओमाना से पैसों की डिमांड करता और एक दिन ऐसा आ गया था कि जब डॉक्टर ओमाना परेशान हो गई थी, मुरलीधरन को पैसे देते देते पैसों के लेकर ही दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लड़ाई काफ़ी बढ़ जाती है। मुरलीधरन को भी एहसास हो गया था कि अब डॉक्टर ओमाना उसको और ज़्यादा पैसे देगी नहीं, तो वो डॉक्टर ओमाना को बोलते हैं कि मुझे तो अब मलेशिया नहीं रहना और मैं तो जा रहा हूँ वापस इंडिया। और उसके बाद मुरलीधरन इंडिया पहुँच जाता है। लेकिन इंडिया पहुँचने के बाद भी वो चैन से नहीं बैठता है। मुरलीधरन डॉक्टर ओमाना को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वो उसको बोलता है कि मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुम फर्जी नाम से मलेशिया में रह रही हो, तुम्हारा असली नाम अमीना बिंदे नहीं है बल्कि डॉक्टर ओमाना है। डॉक्टर ओमाना भी काफ़ी परेशान हुई कि अब ये तो पीछे ही पड़ गया, करे तो करे क्या। अब यहाँ पर जब डॉक्टर ओमाना बेहद परेशान हो गई थी तो डॉक्टर एक प्लान बनाती है। वो प्लान बनाती है मुरलीधरन को जान से मारने का। प्लान के मुताबिक 7 जुलाई 1996 को मलेशिया से फ्लाइट पकड़कर डॉक्टर ओमाना तिरुवनंतपुरम में लैंड कर जाती हैं। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से वो सीधा जाती हैं अपने भाई के घर। अपने भाई के घर में वो जितने भी उनके कीमती जेवरात, बाकी का जितना भी कीमती सामान था, वो सारा वो अपने भाई के घर रखती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं। घर पे बोलती हैं कि मुझे कहीं ज़रूरी काम से जाना है और तिरुवनंतपुरम के अपने भाई के घर से वो पहुँचती है ऊटी। ऊटी में वो रूम बुक करने के लिए एक रिजॉर्ट पहुँचती हैं, लेकिन उस वक्त ऑफ सीजन चल रहा था तो रिजॉर्ट वाले उनको कमरा देने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम कपल्स को ही अभी रूम अलॉट कर रहे हैं, आप सिंगल हैं तो हम आपको कमरा नहीं देंगे। उसके बाद वहाँ से डॉक्टर पहुँचती है रेलवे रिटायरिंग रूम्स पे। उन रूम्स में कोई भी आ सकता है, एक नॉमिनल चार्ज देकर वहाँ पर कोई भी रह सकता है। तो डॉक्टर वहाँ पर कमरा नंबर 4 बुक करती हैं और उसमें अपना जितना भी कपड़े वपड़े का सामान था वो सारा उसमें रख देती हैं। उसके बाद वो पहुँचती हैं मार्केट से वो 2 फुल साइज़ के बड़े सूटकेस खरीदती हैं। उन सूटकेस के साथ वो पहुँचती हैं वहाँ के एक दूसरे रिजॉर्ट में। IGGI नाम का एक रिजॉर्ट था। वहाँ पर वो काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि मुझे कैसे तैसे एक कमरा चाहिए। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में डॉक्टर को एक कमरा मिल जाता है।
डॉक्टर 3 दिन के लिए वो कमरा बुक करती है और जो 2 बैग थे, जो बड़े बैग उसने खरीदे थे अभी, वो उस कमरे के अंदर रख देती है। 7 जुलाई की ही ये सारी बात है। उसके बाद में वो रिज़ॉर्ट से निकलती है, टैक्सी पकड़ती है और पहुँचती है एक टेलीफ़ोन बूथ के पास। उस टेलीफ़ोन बूथ से वो कॉल करती है मुरलीधरन को। मुरलीधरन को कहती है कि जो पैसों की डिमांड तूने की थी, वो पैसे मैं लेकर आई हूँ, फ़िलहाल मैं ऊटी में हूँ। मेरे साथ भी तू 1-2 दिन गुज़ार लेना। और मुरलीधरन भी मना नहीं करता है और 8 जुलाई को वो दौड़ा चलाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर ओमाना के पास। डॉक्टर ओमाना उसको लेकर पहुंचती है IGGI रिज़ॉर्ट में। वहाँ पर वो एक रात, एक दिन उस कमरे के अंदर, उस रिज़ॉर्ट के अंदर बिताते हैं। अगले दिन 9 जुलाई को जो 2 बड़े बैग्स खरीदे थे डॉक्टर ओमाना ने, वो दोनों बैग्स वो रेलवे रिटायरिंग रूम्स में रख देती है और वहाँ से वो चली जाती है एक कैफ़े में। डॉक्टर ओमाना और मुरलीधरन दोनों एक साथ थे। उस कैफ़े में बार की भी सुविधा थी, तो बार के अंदर बहुत सारी शराब डॉक्टर ओमाना मुरलीधरन को पिलाती है। तब तक पिलाती रहती है जब तक वो अपना होश व आवाज़ नहीं खो बैठता है। और शराब पीते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में कैसे तैसे डॉक्टर ओमाना उसको, मुरलीधरन को उस रूम में लेकर आती है, रेलवे रिटायरिंग रूम में। वहाँ पर अब चुपके से डॉक्टर ओमाना मुरलीधरन को एक इंजेक्शन लगा देती है। दरअसल उस इंजेक्शन के अंदर जहर भरा हुआ था। डॉक्टर ओमाना को नॉलेज थी काफ़ी पॉइजन की, जहर की, इंजेक्शन की, तो उसने मलेशिया से ही एक जहर खरीदा था जो कि सिरिंज में लगाकर बॉडी के अंदर सीधा इंसर्ट किया जाता है। तो वो इंजेक्शन चुपके से डॉक्टर ओमाना मुरलीधरन को लगा देती है। मुरलीधरन भी अपने होश आवाज़ में नहीं था, बहुत ज़्यादा शराब उसने पी रखी थी। मुरलीधरन को भी कुछ पता नहीं चलता है और चंद पलों के बाद में मुरलीधरन की मौत हो जाती है। मुरलीधरन की मौत के बाद डॉक्टर ओमाना सबसे पहले कमरे की जितनी भी खिड़कियां थी उनको बंद करती है, उनके ऊपर पर्दे लगाती है ताकि बाहर किसी को कुछ दिखाई नहीं दे कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। वो लाश को घसीटते हुए बाथरूम में लेकर जाती है। बाथरूम में उस लाश के टुकड़े करना शुरू कर देती है। डॉक्टर ओमाना के पास कई सारे तेज धार वाले हथियार थे। उन हथियारों से वो उस मुरलीधरन की लाश के अलग अलग टुकड़े करना शुरू कर देती है। शरीर के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको भी डॉक्टर ओमाना निकाल कर अलग अलग छोटी छोटी थैलियों में पैक करना शुरू कर देती है। सारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद में वो बैग्स में रखती है और कुछ छोटे पार्ट्स को वो टॉयलेट में फ्लश करना शुरू कर देती है। कुछ 3-4 टुकड़े तो टॉयलेट में फ्लश होते हैं, लेकिन जब 3-4 के बाद में वो कुछ टुकड़े फेंकती है तो वहीं पर फंस जाते हैं। कमोड भी वो चोक हो गया था। कैसे तैसे प्रेशर डालकर, पानी बहुत सारा फेंक कर उसके अंदर डॉक्टर ओमाना उस कमोड को साफ करती है, क्लीन करती है। जितना भी खून के धब्बे वगैरह थे वो वहाँ से सब कुछ साफ करती है। रात की बात है सारी। डॉक्टर ओमाना आराम से उसी कमरे में उस लाश के साथ सो जाती है। अगले दिन सुबह, उस लगभग 11-12 बजे की बात है, उसके पास 4 बैग थे टोटल, जिसमें 2 में कपड़े थे, 2 में कटी हुई लाश थी। चारों बैग्स को लेकर वो नीचे पहुंचती है रेलवे रिटायरिंग रूम्स में और वहाँ पर एक टैक्सी बुलाकर चारों बैग्स टैक्सी के अंदर रख देती है। अब उसने होटल का जो मैनेजर था या फिर उनका रूम्स का जो मैनेजर था उनको बोला था कि मैं 1 घंटे बाद चेकआउट करूंगी, भी मैं ये बैग्स रखकर कहीं पर वापस आ रही हूँ। तो डॉक्टर ओमाना उन चारों बैग्स को लेकर टैक्सी के अंदर IGGI रिजॉर्ट पहुंच जाती है और वहाँ पर सारी बैग्स जो भी थे चारों, उनको उस कमरे के अंदर रख देती है जो उसने बुक किया था। वापस आती है रेलवे रिटायरिंग रूम्स में और वहाँ पर जो कमरा था, एक बार कमरे में वापस जाती है, सब कुछ चेक करती है कि सब कुछ उसने ले लिया है ना, और उसके बाद ही उसको चाबी देती है मैनेजर को। दरअसल इस चाबी इसलिए नहीं दी कि ताकि वो कुछ भी गलती से भी पीछे से भूल ना जाए, और अगर कल को कोई सफाई कर्मचारी वहाँ पर आए कमरे को साफ़ करने, तो जब तक उनको पता चले कि यहाँ पर कुछ हुआ है तब तक वो वहाँ से कहीं और जा चुकी हो और उसके पास भागने का काफ़ी वक्त हो। तो चाबी मैनेजर को देने के बाद में वो पहुँचती है उस रिजॉर्ट में जहाँ पर उसने कमरा बुक किया था। वहाँ पर जाने के बाद में वो उस लाश वाले बैग को फिर से खोलती है और लाश के जितने भी छोटे छोटे टुकड़े थे उनको एक बार उस रिजॉर्ट के टॉयलेट में, रिजॉर्ट के कमोड में फ्लश करना शुरू कर देती है। वहाँ पर भी 3-4 टुकड़े जाते हैं, लेकिन उसके बाद में वो भी चोक हो जाता है। उसको एहसास होता है कि ऐसे तो वो पकड़ी जाएगी। कैसे तैसे वो उसको भी खोलती है पानी डालकर और वहाँ से फिर से वो अपने बैग्स पैक करती है और सोचने लगती है कि इस लाश का वो क्या करे, कहाँ पर इसको ठिकाने लगाए। तभी उसको याद आता है कि यहाँ पर पास में ही एक सुसाइड पॉइंट है। वो वहाँ की रहने वाली थी तो वहाँ की फेमस जगहों का सब कुछ उसको पता था। वो उस सुसाइड पॉइंट पर जाकर उस लाश को फेंकने का फैसला करती है। उसको ये प्लान सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि अगर किसी को कोई लाश मिलेगी भी वहाँ से तो काफ़ी सारे लोग वहाँ से छलांग लगाते हैं, अपनी जान लेते हैं, तो कोई भी इतना ज़्यादा शक नहीं करेगा और सभी इसको सुसाइड केस मानकर चुप हो जाएंगे। अगले दिन वो एक टैक्सी बुक करती है और कोयम्बटूर के लिए रवाना हो जाती है। कोयम्बटूर के
मुद्रास में वहाँ पर वो एक रिज़ॉर्ट कुछ बुक करती है। उस रिज़ॉर्ट के अंदर अपने चारों बैग्स उतारती है। उस रिज़ॉर्ट के कमोड के अंदर भी वो कुछ टुकड़े फेंकती है, लेकिन वो भी चौक हो जाता है उसके बाद में। कैसे तैसे वो वहाँ पर एक दिन गुजारती है और अगले दिन एक टैक्सी बुक कर पहुँच जाती है उस सुसाइड पॉइंट के ऊपर। वो एक टूरिस्ट स्पॉट टाइप था, वहाँ पर काफ़ी सारे सैलानी, काफ़ी सारे टूरिस्ट वहाँ पर आया करते थे। जिस दिन डॉक्टर ओमाना उस स्पॉट पर पहुंची थी, सुसाइड पॉइंट पर जिस दिन वो पहुंची थी, उस दिन वहाँ पर वीकेंड था और वीकेंड के दिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी सारे टूरिस्ट वहाँ पर थे। अब अगर वो उस सुसाइड पॉइंट के ऊपर, वहाँ तक गाड़ी तो जाती नहीं है, वहाँ पर पैदल जाना पड़ता है, तो अगर वो सुसाइड पॉइंट पर जाएगी 2 बैग्स को हाथ में लिए हुए, तो ज़रूर उसको कोई ना कोई देख लेगा और उसका केस आगे खुल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इतने सारे टूरिस्ट के बीच में किसी को ना दिखे, दोनों बैग्स लेकर सुसाइड पॉइंट पर जाए और वहाँ से जो दोनों बैग्स के खोलकर उनकी लाश फेंकते, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो प्लान अपना ड्रॉप करती है और अगले दिन आने का फैसला करती है। वो दोनों बैग्स को वापस अपनी टैक्सी में डालती है और टैक्सी में जाकर टैक्सी ड्राइवर को बोलती है कि वापस अपने उसी रिजॉर्ट के अंदर गाड़ी ले चलो। थोड़ी दूर गाड़ी चलती है, लेकिन थोड़ी दूर के बाद में उस गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। टायर पंचर होने के बाद में अब टैक्सी का ड्राइवर उसको बोलता है कि मैडम एक काम करिए, मैं आपको दूसरी टैक्सी कर देता हूँ, उस टैक्सी में बैठकर आप अपने होटल चली जाइए, वो टैक्सी आपको अपने होटल, अपने रिजॉर्ट तक छोड़ देगी। अब वो मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था डॉक्टर ओमाना के पास। वो भी हाँ कर देती है। तो एक ओमिनी वैन वहाँ से गुजर रही थी। ओमिनी वैन को वो टैक्सी ड्राइवर रुकाता है, वो ओमिनी वैन रुकती है। अब यहाँ पर अक्सर क्या होता है, टैक्सी ड्राइवर मदद करते हैं, अगर कोई उनको औरत दिखती है तो वो मदद करते हैं, बैग्स अपने आप उतार कर दूसरी गाड़ी में रखना करना वो कर देते हैं। लेकिन जब उस ओमिनी वैन का ड्राइवर वो बैग उस टैक्सी में से उतार कर ओमिनी वैन में रख रहा था, तब मना कर दिया, डॉक्टर ओमाना ने मना कर दिया। वो बैग काफ़ी भारी था, वो काफ़ी मुश्किल से डॉक्टर ओमाना ने उस गाड़ी में से दूसरी गाड़ी में रखा। उसको बड़ा अजीब लगा टैक्सी ओमिनी वैन के ड्राइवर को कि इन्होंने मुझे क्यों नहीं रखने दी बैग। खैर उसने अपना ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया। कुछ देर गाड़ी चलती है, गाड़ी के चारों शीशे बंद थे, गाड़ी के अंदर से हवा पास नहीं हो रही थी, तो जो गाड़ी के अंदर जो हवा थी वो अंदर ही अंदर घूम रही थी। और मुरलीधरन के कत्ल को भी अब 3 दिन हो चुके थे, 3 दिन से वो लाश उसी बैग में थी। डॉक्टर ओमाना ने उस लाश के ऊपर, उस बैग के ऊपर काफ़ी सारा परफ्यूम भी छिड़का था, लेकिन फिर भी 3 दिन जब हो जाते हैं तब लाश डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है और बदबू मारने लग जाती है। तो उस वक्त वो लाश बुरी तरीके से ओमिनी वैन के अंदर बदबू मारना शुरू कर देती है। पूरी वैन बदबू से भर जाती है, शीशे भी उसके बंद थे। तो वो काफ़ी सवाल जवाब उस ओमिनी वैन के ड्राइवर के मन में आते हैं। आखिरकार वो उस डॉक्टर ओमाना को पूछ ही लेता है, मैडम ऐसा बैग में क्या है जो इतनी ज़्यादा बदबू मार रहा है। अब यहाँ पर डॉक्टर ओमाना का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, उसको लगने लगता है कि उसका पर्दा फाश हो जाएगा। तो डॉक्टर ओमाना एक दूसरा प्लान तैयार करती है। वो सोचती है कि क्यों न मैं इस टैक्सी ड्राइवर को भी अपने साथ मिला लूँ और इसकी मदद से मैं इस लाश को ठिकाने लगा दूँ। तो वो डॉक्टर ओमाना उस टैक्सी ड्राइवर को, उस ओमिनी वैन के ड्राइवर को सब कुछ सच सच बता देती है कि इन दोनों बैग्स में एक इंसान की कटी हुई लाश है। वो ओमिनी वैन वाला ड्राइवर भी बुरी तरीके से बौखला जाता है, वो डर जाता है। डॉक्टर ओमाना उसको बोलती है कि मैं तुमको इतने इतने पैसे दूंगी और तुमको इस लाश को ठिकाने में लगाने में मेरी मदद करनी है। अब वो ओमिनी वैन का ड्राइवर सोचता है कि अगर ये किसी इंसान दूसरे एक को मार सकती है तो ये मुझे भी मार सकती है, मुझे भी ये मारने में बिल्कुल हिचकिचाएगी नहीं। तो ओमिनी वैन का ड्राइवर भी हाँ भर देता है। वो बोलता है कि हाँ मैं आपकी मदद करूँगा इस लाश को ठिकाने लगाने में, आप मुझे मेरे पैसे दे देना बस। अच्छा, अब ये बात सुनकर जो डॉक्टर ओमाना थी उसको भी काफ़ी रिलैक्स फील होता है कि चलो अब ओमिनी वैन ड्राइवर साथ है और ये मदद करेगा लाश को ठिकाने लगाने में। गाड़ी आगे चलती रहती है, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर ओमाना की आंख लग जाती है क्योंकि वो काफ़ी पिछले 2-3 दिन से सोई नहीं थी। उसने बहुत सारा कत्ल भी किया, ये किया वो किया, तो वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, तो उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंख खोलती है तो गाड़ी खड़ी थी पुलिस स्टेशन के सामने, चारों तरफ उसके पुलिस वाले थे। दरअसल हुआ क्या कि जैसे ही डॉक्टर ओमाना की आंख लगी तो उस गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ दिया और पुलिस स्टेशन गाड़ी को ले गया। पुलिस स्टेशन में उतरते ही जोर जोर से चिल्लाने लगा कि इस गाड़ी के अंदर एक औरत बैठी है जिसने एक इंसान का कत्ल किया है और उस कत्ल करके उसकी लाश को काट कर 2 बैग्स में पैक कर दिया और वो दोनों बैग भी इस गाड़ी के अंदर पड़े हैं। इतना सुनते ही पुलिस वाले सारे फौरन हरकत में आते हैं और उस ओमिनी वैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। डिक्की खोली जाती है, डिक्की में से बैग निकाले जाते हैं और बैग्स को जब खोला जाता है तब उसके अंदर थी एक इंसान की कटी हुई लाश। डॉक्टर ओमाना को उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा था, तो डॉक्टर ओमाना के पास सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं था। डॉक्टर ओमाना को फ़ौरन वो गिरफ्तार करते हैं, जेल में डालते हैं और बाद में आगे का केस शुरू होता है, चार्जशीट फाइल होती है। फिर 5 साल बाद 2001-2002 की बात है। डॉक्टर ओमाना का जेल में बिहेवियर काफ़ी अच्छा था।
उसने पहला कत्ल किया था, उससे पहले उसके सर कोई भी कत्ल का इल्ज़ाम या फिर कोई भी दूसरा मुकदमा दर्ज नहीं था। तो ये देखते हुए कोर्ट उसको 20-25 दिन की बेल ग्रांट कर देता है। डॉक्टर ओमाना ने एक बेल अप्लाई की थी और उस बेल को कोर्ट अप्रूव कर देता है। जैसे ही बेल अप्रूव होती है, डॉक्टर ओमाना पता नहीं कहाँ गई, वो आज तक नहीं मिली। उसके बाद से काफ़ी कोशिश की केरला पुलिस ने, बाकी की तमाम पुलिसों ने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ओमाना का उसके बाद से आज तक पता नहीं चला। इंटरपोल को भी रिक्वेस्ट की, लेकिन इंटरपोल भी डॉक्टर ओमाना को नहीं पकड़ पाई। अगर उम्र के हिसाब से देखें तो आज के दिन तकरीबन 64-65 साल की डॉक्टर ओमाना हो गई होंगी और वो देश के किसी कोने में होंगी। ये थी दोस्तों आज की कहानी, कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट्स में बताना, और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।